ठीक है। चलें अब थोड़ा सा इनका फर्क देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि जी लैंड ओनर कौन है और लैंड लॉर्ड कौन है। देखें, कहता है लैंड ओनर इज द वाइडर टर्म देन ओनर ऑफ लैंड। एवरी ओनर ऑफ लैंड is a landowner, but every landowner is not owner of land। यहाँ पे वो नॉट ओनर ऑफ लैंड ये आपका मोर्गेज ही होता है, जैसे हम बैंक वगैरह को प्लेज रख देते हैं। टर्म लैंड ओनर इंक्लूड many person who interest in land are limited character such as mortgagee। जैसे mortgagee हम बैंक को रख देते हैं, आपका जमीन बैंक को बैंक से 5 लाख ले लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी जो जमीन है वो मोर्गेज कर देते हैं। बैंक मोर्गेजी है, हम मोर्गेजर है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी बैंक के नाम पे हो जाते हैं, तो वो बैंक भी आपका लैंड ओनर होती है। ठीक है, हु इज मोर्गेजी हु इज नॉट द ओनर ऑफ लैंड, लेकिन लैंड ओनर होता है। ठीक है, अब कहता है कि वर्ड ओनर इज नॉट डिफाइंड ओनरशिप एक्सीडिंग टू वो आपका राइट ओवर द डिटरमिन थिंग्स इनडेफिनेट टू पॉइंट। ठीक है, सिंपली आपका आगे वो कहता है ओनर इज ऑर्डिनरली अप्लाइड टू इनडिस्क्रिमिनेटली टू पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी विच आर सम केसेस प्लेनरी एंड अदर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, सिंपली आपका मैं अपने स्टार्ट में भी बताया कि जी ओनर जो होता है वो आपका लैंड रेवेन्यू पे करता है गवर्नमेंट को। लैंड ओनर वो मालिक होता है। लैंड लॉर्ड कौन होता है? लैंड लॉर्ड जमीन आपका वो होता है जो उसके अंदर कोई मुजारे होते हैं या वो खुद काश्तकार होता है या मुजारे रखे होते हैं और उसने उस लैंड का रेंट पे करना होता है। दैट्स इट। उस लैंड का रेंट पे करना होता है किसको? लैंड ओनर को। बाकी मैंने एक डिटेल के साथ भेजा है, वो आप देख लेना। आगे वो बताता है आपका चले लैंड रेवेन्यू क्या है? लैंड रेवेन्यू वही आपका महसूल मामला। लैंड रेवेन्यू मींस असेस्ड या असेसेबल एंड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स relating to land revenue and include any rate imposed on account of increase value of due to irrigation। मतलब वो आपका कहता है कि जी वो एक महसूल जो आप लैंड रेवेन्यू जो असेस की जाती है और जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, एक वो, और उसके अंदर जो एडिशन होगा वो भी लैंड रेवेन्यू होगा। जैसे अभी हम दे रहे हैं आपका सपोज के 1,000 रुपये 1 एकड़ पे दे रहे हैं, बाद में वो कहते हैं कि जी अब नहरी पानी बढ़ा है तो हमने 1100 लेना है, 100 रुपये बढ़ा देना है, तो जो 100 रुपये बढ़ाया है वो भी आपका लैंड रेवेन्यू होगा। टोटल 1100 वो भी लैंड रेवेन्यू होगा। आगे कहता है आपका नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपका देखते हैं कि जी आप टोटल एसेट्स में जो एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लिए जाए तो वो नेट एसेट आ जाता है। आगे आपका आ जाता है, बस ये आपकी डेफिनेशन हैं। आगे हम आ जाते हैं इसकी मजीद जो सेक्शन 5 पे सरसरी सरसरी इस कमेंट बताऊंगा, तो आगे हम मूव करेंगे। हमने इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना है इसको। वही हमने जैसे पढ़ा है। चलें जी, कहता है प्रोविंस डिवाइडेड इनटू डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस को डिवाइड करेगा डिवीजन्स में और
उसके बाद एंड डिवीजन कंसिस्ट 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट एज स्पेसिफाइड। देखे आपका 9 डिवीजन है पंजाब के, और आपके कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 36 डिस्ट्रिक्ट। 36। वेरी गुड। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने डिवीजन रखी हुई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने डिवीजन रखी हुई है। आगे कहता है वो गवर्नमेंट इसको अल्टर भी कर सकती है। मतलब जैसे उन्होंने पहले ये ननकाना साहब तहसील थी, ननकाना साहब तहसील थी शेखुपुरा की, तो अब उन्होंने ननकाना साहब को डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। जैसे आजकल वो कह रहे हैं कि जी मरी को भी हमने डिस्ट्रिक्ट बनाना है, तो वो गवर्नमेंट क्या है, डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट को अल्टर कर सकती है, वेरी कर सकती है। ठीक है, ये आपका वो सेक्शन 9 में 7, 8, 9 में भी CRPC में भी वो यही चीज़ बताई गई है। ठीक है, और इस तरह सेक्शन 4 जो है सिविल कोड ऑर्डिनेंस, वहाँ पे भी वही यही चीज़ डिस्कस की गई है। आगे कहता है डिस्ट्रिक्ट में भी डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन, मतलब तहसील में भी डिवाइड किया जा सकता है। इस वक्त जो पंजाब की तहसीलें हैं वो 138 हैं आई थिंक, मेरे पास लिखा है 2020 का, तो शायद चेंज हो सकती हैं, जैसे मेरा ख्याल 52 नगर की भी चेंज की हैं। टोटल 130 ये आपका डिवीजन है उसकी। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन 7 कि वो क्लासेज क्या है इसकी। क्लासेज ये बता रहा है कि आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेड, कमिश्नर, फिर कलेक्टर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर आपका असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड सेकंड, ये आपका तहसीलदार होता है। और ये नीचे आपका नायब तहसीलदार, और नीचे नायब तहसीलदार। ये नायब तहसीलदार। ठीक है, और ये आपका होता है डिवीजन के लिए, और ये नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये आपका डिवीजन के लिए होता है, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। ठीक है, ये बेसिक आपकी सॉरी डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए। चलें जी, आगे है जी आपका अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर। क्या करेगी जी, दी गवर्नमेंट शैल अपॉइंट कमिश्नर एंड डिवीजन एंड कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आगे कहता है और एडिशनल गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर एंड फॉर डिवीजन, एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, फॉर डिवीजन एडिशनल कमिश्नर वो भी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर डिवीजन के लिए। आगे कहता है गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हु जनरल कंट्रोल एक्सरसाइज द पावर डिस्चार्ज एंड ड्यूटीज conferred or imposed on कलेक्टर। ठीक है, वो आपका जो वो ड्यूटीज अपॉइंट करेगा जो आपका कन्फर करेगा आपका कलेक्टर के थ्रू। गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हु शैल सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ कलेक्टर, मेन कंट्रोल कलेक्टर का होगा, एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज एनी ड्यूटीज कन्फर्ड या इम्पोज्ड ऑन कलेक्टर। ठीक है, वही आपका जो एक कलेक्टर होगा, उसका फिर एडिशनल कलेक्टर मेन होगा, और उसी जो एडिशनल, जैसे लाहौर में काफ़ी सारे एडिशनल कलेक्टर बना देते हैं क्योंकि काम ज़्यादा है, तो वही काम आपका कंट्रोल तो मेन हेड कंट्रोलर कलेक्टर होगा, और वो कलेक्टर जो काम बताएगा एडिशनल कलेक्टर को वो काम करेगा। या कलेक्टर अपने काम भी बता सकता है, जैसे हम पीछे पढ़ते हैं कि PG प्रोसिक्यूटर जनरल, ये प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 में बताया गया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल वो सारे काम खुद भी कर सकता है या डेलीगेट भी कर सकता है पावर्स अपनी, किसको, आपका APG को या DPG को। तो यहाँ पे वही बात करें कि जो वो आगे बता सकता है। मैंने ये जो नोट्स बनाए ना, ये अपने हाथ से लिखे हैं। ठीक है, पूरा ये मैंने एक्ट लिखा है, और ये और आपको मैंने भेजे थे वो कानून शहादत के, कानून शहादत को भी मैंने सारा अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, तो वो वहाँ से ये आपको काफ़ी आसानी से समझ आएंगी।
जैसे आपका ये फॉर डिवीजन और फॉर डिस्ट्रिक्ट, ये आगे नीचे बताता भी है। आगे 9, ठीक है। इसमें है कि जी असिस्टेंट कमिश्नर असल में असिस्टेंट कलेक्टर होता है, जो कि कलेक्टर के तौर के कुछ और अमूर समझाता है, मतलब काम वगैरह करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका वो आगे 10 में आ जाते हैं। आगे 10 असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर, वो भी आप गवर्नमेंट में अपॉइंट इन अ डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड वो अपॉइंट कर सकता है। द गवर्नमेंट प्लेस रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू सब डिवीजन इन द चार्ज ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर कन्फर द पावर ऑफ कलेक्टर, वो असिस्टेंट कलेक्टर को या असिस्टेंट कमिश्नर को कलेक्टर्स की पावर वो ग्रांट कर सकती है गवर्नमेंट। आगे आ जाता है 11 तहसीलदार। तहसीलदार आपकी तहसील का हेड होता है। तहसीलदार आपका चीफ रेवेन्यू ऑफिसर इंटरेस्टेड विद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तहसील कॉल्ड एज तहसीलदार, ठीक है। जिसको आपका तहसील के काम दिए जाते हैं वो आपका तहसीलदार है, वो आपका तहसीलदार है। आगे आपका आ जाता है सर्टेन अपॉइंटमेंट टू बी नोटिफाइड, जो भी ये आपका अपॉइंटमेंट होती है तहसीलदार की, उसको नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। जैसे अभी लास्ट में हमारे जज अपॉइंट हुए थे 8, तो उनका भी नोटिफिकेशन में नाम आया था, ठीक है। तो वो आपका जो भी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट की सरकारी, वो ऑफिशियल गजट में अपॉइंटमेंट और नोटिफिकेशन आता है कि जी ये पर्सन अपॉइंट हो गया एज ए सी डी सी या कमिश्नर एटसेट्रा। आगे 13 कहता है कि जी सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल सब्जेक्ट टू कंट्रोल गवर्नमेंट, ठीक है। आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कौन कंट्रोल करेगा? आपका गवर्नमेंट, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो चीफ होता है ना, वो आपका सीएम होता है। ये कि सीएम जो है वो आपका चीफ होता है, वो आगे आपका सेक्शन 13 में आएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो चीफ मिनिस्टर आपका वो जो अभी जो बुजदार साहब हैं वो चीफ हैं इसके, इनके वो जो एलडी है, एलडी अथॉरिटी लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके भी वो चीफ हैं, चेयरमैन सीएम होता है, सिटिंग सीएम होता है, ठीक हो गया। आगे कहता है आपका दी जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर दी all other revenue shall vest in and all such officer be subordinate to board of revenue, ठीक है। ये जो तमाम आपके ऑफिसर होते हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट होते हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट होते हैं। आगे कहता है सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अ कमिश्नर शैल कंट्रोल ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ डिवीजन। अब देखें डिवीजन का हेड कौन होता है? कमिश्नर। वैसे जनरल कंट्रोल कौन कहता है? जनरल कंट्रोल आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है, और उसको गवर्न कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रोल कर रहा है तमाम ऑफिसर्स को। इसी तरह जो डिवीजन है उसको कंट्रोल करता है कमिश्नर, लेकिन मेन पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। आगे कहता है आपका subject to general control of board of revenue and commissioner the collector of district shall control of district। ये पीछे तकसीम बताई गई। कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट के मामलात कलेक्टर के पास होते हैं, डिवीजन के मामलात कमिश्नर के पास होते हैं। 14 कहता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट and withdraw and transfer, कहता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में within by written in order distribute in such a manner as deemed fit any cognizable any revenue officer under the control and like manner withdraw any case pending before it।
तो काम कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपका काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कहता है दी पावर exercisable by board of revenue under subsection 1 in like manner be exercised by commissioner collector in respect of business cognizable, ठीक है, or any pending case by revenue officer in their respective control। ठीक है, वही जो आपका बोर्ड ऑफ पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, वो एक्सरसाइज कौन करता है? कलेक्टर या आपका कमिश्नर, वो एज पर देयर बिजनेस, एज पर देयर बिजनेस। आगे कहता है वेयर ए केस विड्रॉन बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू the board of revenue may dispose of itself or by refer it to disposal on revenue officer, or where the case is withdrawn by commissioner or collector, the commissioner or collector as the case may be disposed of it himself or uh, any other officer। सिंपली वो कह रहा है कि 3 में कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई केस विड्रॉ करता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई केस विड्रॉ करता है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद सुन सकता है या फिर आगे किसी को दे सकता है कि जी आप इसको डिस्पोज ऑफ करें, किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को, वो आपका दे देगा, कमिश्नर को दे देगा, कलेक्टर को। इसी तरह आगे कहता है कि जी अगर कलेक्टर या कमिश्नर विड्रॉ करते हैं किसी से, तो वो खुद भी सुन सकते हैं, आगे भी किसी को दे सकते हैं, आगे भी किसी को रेफर कर सकते हैं। कमिश्नर जो होगा ना, कमिश्नर पूरे डिवीजन में, वो किसी भी कलेक्टर के पास मार कर सकता है, मतलब खुद भी सुन सकता है, कलेक्टर को दे सकता है। इसी तरह कलेक्टर कोई केस विड्रॉ करेगा तो वो एक असिस्टेंट कलेक्टर को से विड्रॉ करके दूसरे असिस्टेंट कलेक्टर को भेज सकता है। आगे कहता है ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं कि जी वो कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर ये सारे कर सकते हैं, लेकिन विद आउट जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। जैसे लाहौर का कमिश्नर है, तो वो आपका बहावलपुर का कोई केस विड्रॉ करके खुद विड्रॉ नहीं करेगा और ना विड्रॉ करके किसी को देगा। बहावलपुर का कमिश्नर और लाहौर का कमिश्नर बहावलपुर का, मतलब दूसरे एरिया के केस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट्स इट। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो पूरे पंजाब के कहीं से भी ट्रांसफर करके के दे सकता है। इसी तरह कमिश्नर है तो वो डिवीजन तक हो जाएगा, कलेक्टर है तो वो डिस्ट्रिक्ट तक होगा। रहीम मियां खान का कलेक्टर है तो वो रहीम मियां खान का जो केस है वो एक असिस्टेंट कलेक्टर से ट्रांसफर करके दूसरे को दे देगा या खुद सुन लेगा। ये तो नहीं है कि रहीम मियां खान का वो बावलपुर वाले केस सुने या मुल्तान वाले सुने या ट्रांसफर करे, ऐसा नहीं हो सकता। नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल एम्पावर एनी रेवेन्यू ऑफिसर टू exercise any power or deal any business which he would not become competent within the local limits of his own jurisdiction। ठीक है, कि अगर उसकी jurisdiction में नहीं आता तो वो नहीं कर सकता, jurisdiction में नहीं आता तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये जो एक्ट है ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसके साथ पहले होता था कि जी जनरल क्लासेस एक्ट था, वहां से क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन लैंड रेवेन्यू एक्ट से दे दिया, तो वो कोई एक आपके पास ऑप्शन होता था, लेकिन वो लैंड रेवेन्यू एक्ट निकल गया है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट भी था इस एक्ट पेपर सिविल लॉ 2 में, तो वो भी एक्सक्लूड हो गया। तो ये आपका मेन है, मेन सीपीसी, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट और कोर्ट फीस एक्ट। ठीक है, तो वो कोर्ट फीस एक्ट माइनर है, इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सेक्शन 7 है उसका, ये 12-13 और 13-14-15 रिफंड ऑफ कोर्ट फीस वो है। तो ये आपने अच्छी तरह करना है इस एक्ट को। आगे कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिसर्स इट शैल बी लॉफुल टू अपॉइंट सेम पर्सन, अपॉइंट one and same person being otherwise competent according to law to any more than to any two or more of the offices। ठीक है, कहता है एक पर्सन जो कंपिटेंट है, कंपिटेंट होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी सूटेबिलिटी होनी चाहिए, सूटेबिलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, कि वो सूटेबल हो और उसकी उतनी क्वालिफिकेशन हो, तो एक पर्सन को 1 से 2 ओहदे भी दिए जा सकते हैं। ये कहता है जैसे एक आपका सेम टाइम वो कलेक्टर भी है और सेम टाइम असिस्टेंट कलेक्टर भी है, सेम टाइम वो कमिश्नर है, सेम टाइम वो असिस्टेंट कमिश्नर है।
ठीक है, तो ये हो सकता है। जैसे आपका हमने सेक्शन इधर आप देखें तो सेक्शन 9 में था, सेक्शन 9 सीआरपीसी में, वहां पे वो क्या कहता है कि जी आपका एक पर्सन एक जगह पे सेशन जज है, दूसरे जगह पे वो एडिशनल सेशन जज हो सकता है, एडिशनल सेशन जज हो सकता है। अदील अहमद लाहौर में सेशन जज है, तो वो कसूर में एज ए एडिशनल सेशन जज काम कर सकते हैं सेम टाइम पे। तो ये भी वही चीज़ है कि जी एक पर्सन, अब यहाँ पे देखें जो एंटी करप्शन कोर्स है, यहाँ पे जो बैठे हैं लाहौर में मलिक मुश्ताक बंगी साहब, ठीक है, वो आपके लाहौर में भी हैं और कसूर में भी है। ठीक है, आपका वो लाहौर में भी एज ए वो जज एंटी करप्शन कोर्ट काम कर रहे हैं, और सोमवार और मंगल पहले 2 दिन, ठीक है, वो कसूर होते हैं, तो ये हो सकता है। आगे कहता है कन्फर्मेंट ऑफ पुलिस कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स। चलो आगे कहता है द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल कन्फर all any power the commissioner in like manner and withdraw such power। कमिश्नर को कोई भी पावर दे सकते हैं। कन्फर all any powers of commissioner or collector under this act in line manner, ठीक है, all powers of commissioner वो यदि गवर्नमेंट विदड्रा भी कर सकता है। पीछे हमने कहा है कि जी पावर दे सकते हैं, तो वो विदड्रा भी कर सकते हैं, पावर्स वापस भी ले सकते हैं। दी बोर्ड ऑफ नोटिफिकेशन कन्फर all or any of the power of assistant collector in like manner and withdraw such power। ठीक है, वो वो सारी पावर्स विदड्रा भी कर सकते हैं। फंक्शंस क्या हैं? एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड ऑफिसर ऑफ by function in this act, the board of revenue by notification determine the functions performed under this act by land revenue officer। ठीक है, कि डिटरमाइन दी फंक्शंस परफॉर्म बाय एनी, ये आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताना है कि जी कौन से पर्सन ने क्या काम करना है, कौन से पर्सन ने क्या काम करना है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा। आगे कहता है रिटेंशन ऑफ पावर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर आर ऑन ट्रांसफर। कहता है when the revenue officer who has under this provision or act exercise in a local area is transferred from one local area to another local area, officer or higher officer, he shall continue to exercise the powers in other local area unless he may otherwise direct। ठीक है, कि एक जगह से ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे जगह पे, तो वो आपकी वो पावर्स करता रहता है जब तक उसके खिलाफ ऑर्डर ना हो जाए। इस तरह ये आपका इसके साथ जो है ये 19 है आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस का। ठीक है, वो भी यही कहता है कि जी एक जज जो है एक इलाके से दूसरे इलाके पे चला जाता है, तो उस तरफ भी जाके वही काम करता है, वही पावर्स होती हैं। ठीक है, हाँ, एक्सेप्ट अदरवाइज कि वो कोई दूसरा ऑर्डर ना करे कोर्ट। ठीक है, जब तक कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर ना करे, तो वो आपका वही पावर्स इस्तेमाल करता है। आगे आगे जी आपका subordination of revenue officer, all the officials act under proceeding revenue officer shall in absence of any express provision contrary to play be subject to place, time and manner performing this function, direction and control of officer to whom he is subordinate। ठीक है, सिंपली कहता है कि जी जो आपका वो जो ऑफिसर है वो काम कौन से करेगा? जो उसको उसका सीनियर कहेगा, जो उसको सीनियर कहेगा वही काम करेगा। जो भी आपका ऑफिसर है वो अपने सीनियर के अकॉर्डिंग वो काम करेगा, जो सीनियर कहेगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जो आपका सीनियर जैसे तहसील
तहसीलदार है, ठीक है, वो आपका कलेक्टर के अंडर है, तो कलेक्टर जो तहसीलदार को कहेगा वो तहसीलदार काम करेगा। अगर पावर टू मेक रूल एज टू प्रोसीजर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, ठीक है, रूल्स बना सकती है, लेकिन वो रूल्स इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं होंगे, इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। Rules may provide, among other matter, for the mode enforcing the injectment of act and delivery of possession immovable property। ठीक है, वो बताता है कि जी रूल्स कैसे होंगे, रूल्स के पोजेशन, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, या रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग द मैटर कन्फर द पावर, कन्फर अपॉन दी के पावर्स कैसे दी जाएंगी, ये सारे इस तरह के रूल्स बना सकती हैं। आगे ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कोई 35 तक इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। कहता है आपका पर्सन बाय हुम अपेरेंस एंड एप्लीकेशन हैज बीन मे बी मेड बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी और उसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आगे अपेरेंस कैसे होगी। कहता है अपेरेंस बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर एंड एप्लीकेशन टू एक्ट टू बी डन अंडर दिस एक्ट में बी मेड बाई पार्टी देमसेल्फ या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। अब अदील अहमद खुद भी एप्लीकेशन दे सकता है और अपने एजेंट के थ्रू या लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू भी दे सकता है, मतलब आप कौंसल के थ्रू भी पेश हो सकते हैं, खुद भी पेश हो सकते हैं। आप देखते हैं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ज़्यादा काम वो वकला कर रहे होते हैं, ठीक है, वो पार्टी नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो किसी के ब्याह पे वो काम कर रहे होते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर उस पर काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे कहता है जब एक दफ़ा प्रोवाइजो में बताता है प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयमेंट फॉर द of authorized agent या legal practitioner shall not execute personal attendance of party to any case with personally attendance is specially required by order of रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। कहता है कि जी चलें, ठीक है, हम मान लिया कि जी आप लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू पेश हो सकते हैं, एजेंट के थ्रू भी पेश हो सकते हैं, लेकिन जहां पे लॉ ने कहा है कि जी एक आपका पर्सन पर्सनली अपेयर होगा, तो वहां पे उसको पर्सनली आना पड़ेगा, वहां पे उसको पर्सनली आना पड़ेगा, वहां पे उसको माफी नहीं होगी, ठीक है, वहां पे उसको माफी नहीं होगी, उसको पर्सनली आना पड़ेगा। ठीक हो गया। आगे आगे जी आपका the fee for practitioner shall not be allowed to cost in any proceeding under this act, ठीक है। कहता है दी फी ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर की फीस है, जो वकील की फीस है, शैल नॉट बी अलाउड इन एज कास्ट इन एनी प्रोसीडिंग, ठीक है। अब वो जो फीस है उसको एज ए कास्ट नहीं ली जाएगी, मतलब फीस जो है प्रैक्टिशनर की, वकील की फीस है, वो कास्ट की मद में कोर्ट ले ले, ठीक है। जैसे अगर अक्सर प्रोसीडिंग होती है तो जो है वो कास्ट लगा देती है, तो वो कास्ट, वो जो फीस है उसकी कास्ट की मद में नहीं ली जाएगी। जैसे आपका आगे हम पढ़ेंगे, वो बताता है आपका जो विलेज हेडमैन है ना, विलेज हेडमैन की सैलरी, मतलब जिसको विलेज ऑफिसर जिसको कहते हैं, जिसको नंबरदार कहते हैं, नंबरदार को 5% दिया जाता है, 75 दिया जाता है, आपका जितनी लेता है उसके 5% लिया जाता है। अब कहता है कि जो उसकी जो सैलरी होगी वो भी आपकी अटैच नहीं होगी। सपोज के अदील अहमद से 10 लाख लेना है, 10 लाख उसने रिकवर करवाना था, अब नहीं दे रहा है, तो वो अदील अहमद के वो 10 लाख अटैच कर लेती है गवर्नमेंट, तो उसमें से जो रेवेन्यू विलेज ऑफिसर का 5% है वो अटैच नहीं होगा, वो उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही है कि जी वकील की जो फीस है वो एज ए कास्ट नहीं ली जाएगी, अनलेस कंसिडर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड। हाँ, अगर कोर्ट उस पे रिटर्न रीजन विद रीजन ऑर्डर लिख दे तो फिर हो सकता है। आगे कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जी रेवेन्यू ऑफिसर टू समन अ पर्सन गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्टर, ये आप ऑर्डर कर सकते हैं कि ये कि आप किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर को बुला सकता है, जैसे वो समन कर सकता है कि जी आप आए, ये आपका 94 भी है,
CRPC का, कि उसमें भी आपका वो किसी पर्सन को बुला सकते हैं। इसी तरह आपका जो 61 QSO है, वहाँ पे भी वो कहता है कि किसी पर्सन को बुला के उससे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं। 161 है और इसके अलावा 158 है QSO। ठीक है, कहता है कि जी रेवेन्यू ऑफिसर में समन एनी पर्सन हुज अटेंडेंस इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस बिजनेस। किसी भी पर्सन को समन कर सकते हैं जिसकी अटेंडेंस जरूरी हो। A person so summoned shall bound to appear a place and mention। यहाँ पे वो देखें समन का 100 QSO या इधर आपका 161 भी आ सकता है, वो 160। ठीक है, कि एंड पर्सन हु समन्ड शैल बाउंड टू अपेयर, वो लाजमी आना होगा उसको। एंड इफ समन इज अलाउ बाय एज अथराइज्ड। अब समन में लिखा जाता है कि जी असालतन हाजिर हो। जैसे आपका वो वारंट होता है तो उसमें लिखा होता है कि जी असालतन हाजिर हो, असालतन या वकालतन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी यहाँ तक वो बात कर रहा है कि जी वो जो जिसको समन किया जाएगा वो असालतन आएगा, मतलब खुद आएगा। आगे एक कंडीशन आगे देते हैं कि हाँ अगर खुद उसमें अलाउ कर दे, ठीक है, तो फिर आपका वकालतन भी पेश हो सकता है, मतलब अपने काउंसिल के थ्रू भी पेश हो सकता है। आगे आपका कहता है प्रोवाइडेड दैट द एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 132 133 शैल बी एप्लीकेबल टू रिक्वायरमेंट ऑफ। अब आप CPC जिसने पढ़ी है वो 132 बताएगा क्या है वो 132, कोई भी हो पर्सन हो। 132 आपका पर्दा नशीन लेडी के बारे में कहता है कि जी हाँ अगर पर्दा नशीन लेडी है तो उसको नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, उसको नहीं बुलाया जाएगा, असालता नहीं बुलाया जाएगा। वैसे तो उन्होंने कहा कि जी किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं और इंसल्टन बुला सकते हैं, लेकिन जो पर्दा नशीन लेडी है जो कि पब्लिक में नहीं आती उसको असालतन नहीं बुलाया जाएगा। आगे कहता है आपका अ पर्सन द पर्सन attending in obedience to the summons shall be bound to state truth upon the matter respecting which he is examined and make statement to produce such document and other things relating to matter of inquiry। ठीक है, अब कहता है कि जी जो पर्सन अटेंड करेगा उस समन पे shall bound to स्टेट ट्रुथ, वो सच बताएगा। मतलब जो उसको कहा गया कि जी आप आए इस पे आपके ब्रीफ करें, तो वो बाउंड होगा, शैल बी बाउंड, कि वो लाजमी सच बोलेगा।